नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 जो कि मनी मार्केट के बारे में है का शॉर्ट नोट्स करेंगे। तो क्या-क्या देखेंगे, हम सारी बातें पढ़ेंगे यहाँ पर। मनी मार्केट क्या होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या होता है, प्रूडेंशियल बोरोइंग एंड लेंडिंग लिमिट क्या है इस मनी मार्केट की, सर्टिफाइड डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ेंगे, रेपो रेट क्या होता है, रेपो क्या होता है, ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है, ट्राई पार्टी एजेंट किसे बनाया जा सकता है, ट्राई पार्टी रेपो का एडवांटेज क्या है, और साथ ही साथ में बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम बीआरडीएस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो 60 नोट है फ्रेंड, तो 60 में ही पढ़ेंगे, ये तो आपको आइडिया होगा ही। हम थोड़ा-थोड़ा समझते हुए निकल चलें। इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करें, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विथ मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 एंड इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डीम्ड टू बी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। तो मनी मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड देती है। शॉर्ट टर्म मतलब ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब 1 डे, 1 दिन से लेकर के 1 साल के लिए आपको फंड अवेलेबल करवाती है। और इसमें वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं जो मनी के तो जो मनी के जैसे ही होते हैं, तब उन्हें कैश ही समझिए, ठीक है। उसके बाद में मनी मार्केट 3 बड़े काम करती है। देयर आर 3 ब्रॉड फंक्शंस दैट आर डन बाय मनी मार्केट। कौन से 3 बड़े काम हैं? इट प्रोवाइड एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड के लिए डिमांड और सप्लाई को मैच करने का काम, इक्विलिब्रेट करने का काम ये करती है। इट इनेबल्स बारोअर एंड लेंडर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड टू फुलफिल देयर बारोइंग एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एट एफिशिएंट मार्केट क्लियरिंग प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहिए चाहे इक्विलिब्रियम प्राइस पर रहिए, तो जो बारोअर और लेंडर हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए, उधार देना है या इन्वेस्ट करना है, तो उस ज़रूरत को एक फिक्स प्राइस पर, एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस पर ये करवाने में मदद करती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है एक एवेन्यू फॉर सेंट्रल बैंक फॉर इंटरवेंशन इन द इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कितनी लिक्विडिटी मार्केट में होनी चाहिए, उसका क्वांटम क्या होना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इसको भी इंटरवेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। किसके थ्रू आरबीआई ये कर सकता है? मनी मार्केट के थ्रू, ठीक है। फिर आता है आपका कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी is a market for trading very short term liquid financial asset that are readily convertible into cash at low cost। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट जो होती है, ये एक मार्केट है जहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिक्विड फाइनेंशियल एसेट की ट्रेडिंग की जाती है, जिन्हें बहुत आसानी से सस्ते दाम में कम कास्ट लगा करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कॉल मनी अप टू 1 डे के लिए अगर उधारी दी गई है या ली गई है, लेंडिंग और बारोइंग दोनों के लिए होता है फ्रेंड्स के। तो अप टू 1 डे के लिए, या इसे ओवरनाइट भी कहते हैं तो उसे कॉल मनी कहते हैं। 2 दिन से फ्रॉम 2 डेज अप टू 14 डेज अगर उधारी ली गई है तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। और अगर 14 डेज से ज़्यादा और अप टू 1 ईयर के लिए किया जाता है तो उसे टर्म मनी कहा जाता है, ठीक है। सर, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर बार एग्जाम में, आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये टेबल मैंने बनाई है, ओवरनाइट या 1 डे कॉल मनी, 2 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी, और 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल के लिए टर्म मनी बोल देते हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, यानी इस मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन बारो या लैंड कर सकता है। दिस मार्केट इज सुपरवाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, मनी मार्केट कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई करता है। क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनी मार्केट को कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेंट इन कॉल नोटिस मनी करंटली इंक्लूड बैंक, प्राइमरी डीलर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। तो जो कॉल मनी, नोटिस मनी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं भाई, वो बैंक हो सकते हैं, प्राइमरी डीलर हो सकते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हो सकती हैं, और कुछ सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। इनमें से जो बैंक है और प्राइमरी डीलर हैं, जो ये बैंक है और प्राइमरी डीलर हैं, कैन ऑपरेट बोथ एज बारोअर एंड लेंडर इन द मार्केट, रेस्ट ऑपरेट एज लेंडर। तो कहने का कि बैंक और प्राइमरी डीलर उधार दे भी सकते हैं, उधार ले भी सकते हैं, लेकिन बैंक और प्राइमरी डीलर के अलावा जितने भी होते हैं वो सिर्फ उधार देते हैं, लेंडिंग करते हैं। यानी म्यूचुअल फंड लेंडिंग करेगा, इंश्योरेंस कंपनी लेंडिंग करेगी, ये उधार ले नहीं सकते। लेकिन बैंक और प्राइमरी डीलर उधार बारो भी कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं। बाद में आता है प्रूडेंशियल लेंडिंग लिमिट, यानी कि मनी मार्केट में ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी है, इसमें कितना उधार दिया जा सकता है।
तो पहले हम लेंडिंग लिमिट की बात करेंगे, फिर हम बारोइंग लिमिट की बात करेंगे। तो भाई लेंडिंग लिमिट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना बोलेगा उतनी लेंडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो पोटेंशियल लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लेंडिंग ट्रांजेक्शन इन द कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट शैल बी डिसाइडेड बाय पार्टिसिपेंट्स विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड। अपने खुद के बोर्ड द्वारा अप्रूवल लो, उतना ही तुम लेंडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें सर बारोइंग की, तो बारोइंग में लिमिट होती है। बारोइंग की लिमिट है। बारोइंग में लिमिट क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग है, रीजनल आरआरबी के लिए और पेमेंट बैंक के लिए अलग है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग है, प्राइमरी डीलर के लिए अलग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रख करके पढ़ें थोड़ा सा। पहला, शेड्यूल्ड कमर्शियल के बैंक के केस में कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में कितना बारोइंग की जा सकती है, कितना उधार ले सकता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। पीएनबी उधार लेना चाहता है मनी मार्केट से, कितना उधार ले सकता है? तो जितना उसका बैंक का इंटरनल बोर्ड अप्रूव कर दे। बैंक का इंटरनल बोर्ड बोलता है 1 लाख करोड़ उधार ले लो, कोई मनाही है, ये गाइडलाइन है। तो पहले गाइडलाइन अलग होती थी, बट नाउ अडेज चाहे कॉल मनी हो, चाहे नोटिस मनी हो, चाहे टर्म मनी हो, तीनों केसेस में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कितनी लेंडिंग, कितना उधारी ले सकते हैं, बारोइंग कितनी कर सकते हैं, उधारी कितनी ले सकते हैं, उसका डिसीजन इंटरनल बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब बोर्ड तो डिसाइड करेगा ही, इसके अलावा भाई डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन भी थोड़ी बहुत गाइडलाइन देता है आरबीआई का, लेकिन ऐसे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया इनके लिए नहीं है। फिर आ जाता है सर हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए गाइडलाइन है और टर्म मनी के लिए अलग है। कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए गाइडलाइन है 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्थनाइट एंड 125% ऑफ कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे। तो यानी अगर मान लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में, मैं एक उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड है, 200 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड है। तो गाइडलाइन क्या है कि 15 दिन का एवरेज लीजिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उधारी 200 करोड़ की कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? 100%। और किसी पर्टिकुलर डे पे अगर जरूरत पड़ जाए तो ये 125%, यानी 250 करोड़ रुपए की उधारी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे 125%। बात समझ में मेरी आई? किसी पर्टिकुलर डे में उधार लेना है, जरूरत पड़ती तो 250 करोड़ तक, यानी 125% तक उधार ले लो। लेकिन अगर 14 दिन का मैं एवरेज ले लूँ, 15 दिन का, फोर्थनाइट में 15 दिन का मैं एवरेज अगर लेता हूँ, तो वो 200 करोड़ ही आना चाहिए। बात समझे? जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी दिन 100 करोड़ रुपए उधार लिया, अगले दिन मान लीजिए 225 करोड़ उधार ले लिया, उसके अगले दिन मान लीजिए 200 करोड़ उधार लिया, उसके अगले दिन मान लीजिए 120 करोड़ उधार लिया। तो इस तरीके से जब मैं एवरेज निकालूं 15 दिन का, तो वो हमेशा 100% के बराबर आना चाहिए, 100%। जबकि किसी पर्टिकुलर डे पे अगर जरूरत पड़ती है तो 250 करोड़ तक का उधार भी लिया जा सकता है। दैट इज द फंडा हियर, ओके। टर्म मनी के केस में क्या है? टर्म मनी के केस में अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो टर्म मनी में कितना उधार ले सकते हैं वो उनका इंटरनल बोर्ड डिसाइड करेगा। इसमें आरबीआई की कोई गाइडलाइन नहीं है, इंटरनल बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाता है। सेम सर हमारा पेमेंट बैंक और आरआरबी के लिए लागू होता है। पेमेंट बैंक और आरआरबी के केस में कॉल, नोटिस और टर्म मनी तीनों के लिए एक ही गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है? कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर डे पर उधार लेना है तो कैपिटल फंड का 125% ले सकते हैं, और फोर्थ नाइट बेसिस पर अगर एवरेज लिया जाए तो 100% ऑफ कैपिटल फंड ले सकते हैं। और ये गाइडलाइन तीनों चीज़ों के लिए है, चाहे कॉल मनी हो, चाहे नोटिस मनी हो, चाहे टर्म मनी हो, तीनों केसेस में यही गाइडलाइन लागू होती है। कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या है? इसमें भी तीनों कॉल, नोटिस और टर्म मनी तीनों केस में 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर एग्रीगेट जितना भी डिपॉजिट है उसका 2%, ठीक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए, देखिए कुल कितना डिपॉजिट इनके पास आया था, उसका 2% जो है ये उधार ले सकते हैं कॉल, नोटिस और टर्म मनी के केस में। प्राइमरी डीलर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? इनके लिए भी कॉल एंड नोटिस मनी की गाइडलाइन है और टर्म मनी की भी गाइडलाइन है। तो कॉल और नोटिस मनी में 225% ऑफ नेट ओन फंड, नेट ओन फंड का, प्राइमरी डीलर के नेट ओन फंड का 225%। नेट ओन फंड कब का? एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना भी था उसका 225%। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, टर्म मनी में भी नेट ओन फंड का 225% प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में देना होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि भाई मनी मार्केट में ट्रेड कैसे कंडक्ट किया जाता है? मुझे मनी मार्केट में खरीदारी करनी है तो मैं क्या करूँ? आरबीआई के पास चला जाऊं या किसी वेबसाइट पर जाऊं? तो द ट्रेड्स आर कंडक्टेड ऑन एनडीएस कॉल सिस्टम। एनडीएस का मतलब निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है, एनडीएस,
negotiated dealing system which is an electronic screen based system set up by Reserve Bank of India for negotiating money market deals between the entities permitted to operate in the money market। तो भाई एनडीएस निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है, मतलब कहने का ये हुआ सर, मनी मार्केट में कोई खरीदारी आपको करनी है तो कहाँ जाएंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनडीएस निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये आरबीआई द्वारा बनाई गई है, यहीं पर ही डील की जा सकती है। आगे चल करके एनडीएस ओएम आ जाता है, एनडीएस निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग करके, ठीक है। आगे चल करके ये भी हो सकता है यहाँ पर जिक्र हो कहीं। द सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स एंड रीपेमेंट ऑफ द बारोड फंड इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूजिंग द आरटीजीएस सिस्टम ऑपरेटेड बाय आरबीआई। तो मतलब इसमें जो हमारा मनी मार्केट में जो भी डीलिंग्स होती हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं, उसके लिए आरटीजीएस का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे सर, आरटीजीएस। अब देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल भी आता है, तो ट्रेजरी बिल क्या है, ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ट्रेजरी बिल आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ समय के लिए अगर पैसे चाहिए तो उसी पर्पज के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल लेकर के आते हैं वो, ठीक है। 3 तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं, 91 डेज के, 182 डेज के और 364 डेज के, यानी इनकी मेच्योरिटी होती है। 91 दिन के लिए इशू होता है, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए ये इशू किया जाता है। तो ध्यान रखें एग्जाम में ये पूछा जाता है, ओके। वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रेजरी बिल इशू नहीं होता है, जैसे ऐसे लिख दिया तो भाई 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज होता है, 5 नहीं होता है, ओके। उसके बाद में थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्शन। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज ट्रेजरी बिल, और इनको जो है ऑक्शन प्रक्रिया यानी नीलामी की प्रक्रिया के थ्रू बेचा जाता है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी होती है और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी होती है, 2 तरीके की बिडिंग यहाँ पर होती है। द इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल में बी मेड बाई एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कौन कौन ट्रेजरी बिल खरीद सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो रेजिडेंट इन इंडिया कोई व्यक्ति, स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई है ना, ओसीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट। यानी कि ये जो लिस्ट है, इतने लोग ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते। थोड़ा सा इसी में ही इन्होंने बताया नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में। हम अभी ट्रेजरी बिल की ही बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, एलिजिबल प्रोविडेंट फंड इन इंडिया, डेजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, जिसमें कि नेपाल राष्ट्र बैंक, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान और वेंसकॉम बैंक, ओनली 91 ट्रेजरी बिल कैन पार्टिसिपेट इन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। मतलब ट्रेजरी बिल के नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर अगर बिडिंग हो रही है तो उसमें ये लोग compete कर सकते हैं, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन, राज्य सरकारें, यूनियन टेरिटरी जहां पर कानून मौजूद है, प्रोविडेंट फंड हो गए, फॉरेन सेंट्रल बैंक, कुछ विदेशी बैंकों को भी अलाउ कर रखा है ट्रेजरी बिल में, जैसे नेपाल राष्ट्र बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे ही वहां पर ये नेपाल राष्ट्र बैंक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से भूटान का आरबीआई ये है, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, और उसी तरीके से बेंस्कॉम बैंक है। बेंस्कॉम बैंक जो है फ्रेंड्स, ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन, ये रूस या रसिया का जो है एक बैंक है। ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस बिडिंग पर ट्रेजरी बिल के। लेकिन इसमें से जो रशिया वाला बैंक है इसको केवल 91 डेज ट्रेजरी बिल में ही पार्टिसिपेट करवाया जाता है। बाकी नेपाल राष्ट्र बैंक, रॉयल और ये सारे तीनों में कर सकते हैं, 91 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 182 डेज के लिए भी, 364। लेकिन बेंस कॉमन बैंक जो है सिर्फ 91 डेज के लिए बिड कर सकता है। ठीक? फिर बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स अगर चाहें तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस एज रिटेल इन्वेस्टर। तो इंडिविजुअल भी चाहे तो नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एलोकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5% विद इन द नोटिफाइड अमाउंट, मैक्सिमम 5%। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जो है मैक्सिमम 5%, यानी कि जितना भी सोचो कि 100 रुपये अगर का ट्रेजरी बिल आया हुआ है तो उसमें से अधिकतम 5 रुपये जो है किसके लिए फिक्स रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के लिए फिक्स रहते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो चाहें तो अपनी बिड को प्लेस करने के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का यूज करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर अगर आप ट्रेजरी बिल खरीदना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर।
फिर है ऑक्शन इज कंडक्टेड प्राइस बेस्ड यूजिंग आइदर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड और मल्टीपल प्राइस। यहाँ जो ऑक्शन यानी बिडिंग करी जाती है वो प्राइस बेस्ड बिडिंग होती है, उसमें भी दो तरीके की, यूनिफॉर्म प्राइस और मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड यूज किया जाता है। बिड्स फॉर द ऑक्शन कैन बी सबमिटेड बाय द पार्टिसिपेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कोर बैंकिंग सोल्यूशन, यस, ई कुबेर सिस्टम। ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ पर बिडिंग करने के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आरबीआई का सीबीएस जो है, जैसे हमारे यहाँ सीबीएस है वैसे आरबीआई का सीबीएस है ई कुबेर, वहां पर आप बिडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओनली इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर फिजिकल बिड्स कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ द आरबीआई। अगर सिस्टम फेल कर जाता है, ई कुबेर सिस्टम फेल कर जाता है, तो उस केस में फिजिकल बिड भी सबमिट की जा सकती है आरबीआई के पब्लिक डेट ऑफिस में। ध्यान रखिएगा पब्लिक डेट ऑफिस ही है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। सेटलमेंट का जो साइकिल है ट्रेजरी बिल का वो T+1 बेसिस का है। T+1 बेसिस का मतलब ये हुआ, अगर जो है मंडे को आपने ट्रेजरी बिल खरीदा तो ट्यूसडे को आपको ट्रेजरी बिल मिलेगा और उसी दिन पैसे कटेंगे, तो ये होता है T+1 बेसिस का सेटलमेंट। नोट इफ द डे ऑफ पेमेंट फॉल ऑन हॉलीडे, भाई अगर पेमेंट का दिन हॉलीडे है, छुट्टी है, तो पेमेंट आपको नेक्स्ट वर्किंग डे, हॉलीडे के बाद जो भी अगला वर्किंग डे आएगा उस डेट को आपको पेमेंट मिलेगी। ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल CMB आर इशूड फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एंड मल्टीपल ऑफ 10,000, बोथ कम्पिटेटिव बेसिस या नॉन कम्पिटेटिव। तो मतलब ट्रेजरी बिल मिनिमम 10,000 और 10,000 के मल्टीपल में इशू करे जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड एट डिस्काउंट प्राइस टू द पार वैल्यू ऑफ 100। जो भी ट्रेजरी बिल का इंस्ट्रूमेंट होता है सर हमारा, वो डिस्काउंट प्राइस पर कोट किया जाता है, यानी अगर फेस पर वैल्यू 100 रुपये लिखी हुई है तो इसको कोट करते हैं, ये मान लीजिए 96 रुपये डिस्काउंट पर कोट करते हैं। इट इज कोटेड इन द सेकेंडरी मार्केट ऑन यील्ड बेसिस। सेकेंडरी मार्केट में प्राइस बेसिस पर नहीं कोट किया जाता है इनको, सेकेंडरी मार्केट में यील्ड मतलब कितना रिटर्न मिलेगा, 6% रिटर्न पर है, 7.9% रिटर्न पर है, 8.1% रिटर्न पर है, इस तरीके से इसको कोट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इज रिडीम्ड एट पार वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट की जब रिडीम्शन करते हैं सर, जब आप रिडीम करने जाएंगे, ये पार वैल्यू या फेस वैल्यू पर होता है, यानी कि ट्रेजरी बिल की अगर वैल्यू 100 रुपये है तो 100 रुपये पर ही रिडीम होगा। और इशू प्राइस भाई डिस्काउंट पर था तो मान लो 96 रुपये का था, तो डिस्काउंट पर इशू हुआ था और रिडीम होगा पार वैल्यू पर, तो यही जो 96 में खरीदा और 100 रुपये में बेचा, तो यही 4 रुपये जो है एक तरीके का प्रॉफिट होता है, या यही जो है रिटर्न माना जाता है, इंटरेस्ट मान लिया जाता है, 4 रुपये का फायदा। अब आगे बात करेंगे CD के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। CD और CP दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज a negotiable money market instrument issued in dematalized form by scheduled commercial bank including RRB, small finance bank and selected all India financial institution। तो CD जो होता है वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, डीमैट फॉर्म में ये इशू किया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा, जिसमें RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल। CDs are discounted instrument and are issued at a discount price and redeemed at par value। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बिल्कुल ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, डिस्काउंट प्राइस पर इशू किया जाएगा, 96 रुपये में इशू किया गया, और जब रिडीम करने जाओगे वापस लौटाओगे तो 100 रुपये मिलेंगे, पार वैल्यू मिलेगी। While the tenor of issue can range from 7 days to 1 year, most CDs are issued by bank for 3 months, 6 months and 12 month tenor। मतलब जो CD होती है वो कम से कम 7 डेज के लिए इशू की जाती है, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इशू की जाती है, लेकिन जनरली बैंक जो CD इशू करते हैं वो 3 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए करते हैं। ठीक, CD जो है कौन कौन खरीद सकता है, तो CD कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, माइनर को नहीं दिया सकता, इंडिविजुअल को दिया सकता है, कॉर्पोरेशन को, कंपनीज को, ट्रस्ट को, फंड को, एसोसिएशन, इन सबको CD दी जा सकती है। इसके अलावा NRI भी परमिटेड होते हैं कि वो भी चाहें तो CD खरीद सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए 5 लाख होती है, देन आफ्टर दैट 5 लाख के मल्टीपल में होती है, मिनिमम 5 लाख एंड देन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। बैंक को CD यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके अगेंस्ट में लोन देना अलाउ नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाई बैक की अगर मैं बात करूं तो बाई बैक ओनली आफ्टर 7 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इशू, तो होने के 7 दिन बाद ही इसको बाई बैक किया सकता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो भाई देखो CD जो है 5 लाख और उसके मल्टीपल में इशू की जाती है, मिनिमम 7 डेज के लिए इशू की जाती है, मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू की जाती है, और बाई बैक जो है ओनली आफ्टर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू किया जा सकता है। इतनी बातें हो गई। अब आता है कमर्शियल पेपर की अगर मैं बात करूं, कमर्शियल पेपर CD हो गया CP। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिए CP अनसिक्योर्ड है क्योंकि कमर्शियल पेपर है, कंपनियां इशू करती हैं,
तो इसलिए अनसिक्योर्ड होता है और ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनी अदर कॉर्पोरेट बॉडी जिसका मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज हो, वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी चाहें तो कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, लेकिन उनको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है कि जो ये हमारा AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर इसने मान लो 6 बैंकों से लोन ले रखा है तो सभी बैंकों में इसका लोन जब वो कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहना चाहिए। इसमें रहना चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहना चाहिए। ऑल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन, जितने भी रेजिडेंट होते हैं और नॉन रेजिडेंट होते हैं तो सभी के सभी अलाउ होते हैं कि वो कमर्शियल पेपर में इशू तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबल पार्टिसिपेंट इशूअर शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग इशुएंस ऑफ सीपी फ्रॉम एनी वन ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो कोई भी कंपनी यदि वो चाहती है कि मुझे कमर्शियल पेपर इशू करना है तो उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग रजिस्टर्ड CRA से बनवानी पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग करवाओ अपनी कंपनी की, और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनी की A3 होनी चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइन। कम से कम A3 होगी अगर रेटिंग, तभी आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। CP कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज बिटवीन मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए। कमर्शियल पेपर मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू होता है। कमर्शियल पेपर जो है मिनिमम 5 लाख और उसके बाद में मल्टीपल ऑफ 5 लाख में इशू किया सकता है, और इसका भी बायबैक ओनली आफ्टर 7 डेज ही फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस होता है। तो जो यहाँ पर हमने समरी पढ़ी थी, ये गाइडलाइन CD के लिए कि मिनिमम 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 लाख, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, बायबैक ओनली आफ्टर 7 डेज, ये सारी बातें कमर्शियल पेपर के लिए भी सही है। यानी कि दोनों सेम हो गई हैं, मौके पर गाइडलाइन ऐसी हो गई हैं, चाहे CD की बात करूँ चाहे CP की बात करूँ, दोनों के लिए ये सेम ही हो जाती हैं। अब आता है सर रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो इज ए रीपर्चेज एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन एलिजिबल काउंटर पार्टी फॉर बारोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड ऑन कोलेटराइज्ड बेसिस। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, मतलब कहने का जैसे मान लो एक बैंक A है, इसको फंड की जरूरत है, ये RBI के पास जाता है और बोलता है कि सर मुझे आप रुपए दे दीजिए। RBI बोलता है ठीक है हम रुपए दे देंगे, तुम मुझे क्या दोगे? तो RBI बोलता है कि सर मेरे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई, आप उसे ले लीजिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI को बेच दी और बदले में रुपए ले लिया। तो यहाँ तक तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची और वापस रुपए ले लिए। लेकिन यहीं पर ही एक और कैच आता है। कैच क्या है कि एक वादा होगा, एक प्रॉमिस करेगा कि सर आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 20 दिन बाद, मैं जो है आज से 15 डेज बाद मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये मैं वापस खरीद लूंगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं वापस आपसे रीपर्चेज कर लूंगा, आपको पैसे दे दूंगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं रीपर्चेज कर लूंगा। इसलिए इसे रीपर्चेज एग्रीमेंट या यहीं से रेपो निकाल लेते हैं, क्योंकि रीपर्चेज करने का वादा रहता है, इसीलिए इसे रेपो बोल देते हैं। एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर रेपो ट्रांजेक्शन। अब जैसा इन्होंने कहा कि भाई तुम RBI ने बोला तुम मुझे क्या दोगे, तो उसने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या क्या चीजें जो है सिक्योरिटीज के तौर पर रखी जा सकती हैं? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की हो या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की हो, लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूनिट ऑफ डेट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सारी चीजें यहाँ पर जहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने लिखा है उस जगह पर ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है। द एलिजिबल पार्टिसिपेंट फॉर रेपो ट्रांजेक्शन आर एनी रेगुलेटेड एंटिटी, एनी लिस्टेड कॉर्पोरेट, एनी अनलिस्टेड कंपनी एंड एनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ठीक है। तो रेपो ट्रांजेक्शन के लिए जो भी एलिजिबल एंटिटीज होती हैं, एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो उसमें भाई ये सारे लोग हैं, कोई भी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, NHB, SIDBI, नाबार्ड, ये सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिवर्स रेपो उसी का जस्ट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द बाइंग ऑफ सिक्योरिटी। देखो रेपो में क्या हुआ था, ए ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी थी, राइट, सेल करी थी और बदले में रुपए। रिवर्स रेपो में उल्टा होता है, यहाँ पर बाई किया जाता है। रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड लेंडिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म सरप्लस, यानी कि हम सिक्योरिटी को बाई करते हैं और पैसा उधारी पर दे देते हैं पहली लेग में, और दूसरी लेग में क्या होता है, सिक्योरिटीज को दोबारा से बेचा जाता है और पैसे वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है।
तो अगर हम कहना चाहें तो ऑटोमेटिकली अ रेपो ट्रांजेक्शन फॉर वन काउंटर पार्टी बिकम द रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन फॉर अनदर काउंटर पार्टी। एक पार्टी के लिए जो रेपो ट्रांजेक्शन है वो दूसरी पार्टी के लिए रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन का रूप ले लेती है। रेपो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट बैंक टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस कैश फॉर एडजस्टिंग सीआरआर पोजीशन एंड आल्सो फॉर एडजस्टिंग एसएलआर पोजीशन। तो रेपो ट्रांजेक्शन जो होती है बैंक, वो जो भी बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसकी सहायता से वो सीआरआर और एसएलआर की पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अब आता है सर हमारा ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है? ये देखो, रेपो जैसे था उसी में एक तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व कर लीजिए तो वही ट्राई पार्टी रेपो हो जाता है। अ ट्राई पार्टी रेपो इज अ टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ थर्ड एंटिटी जो कि अपार्ट फ्रॉम बारोअर और लेंडर, बारोअर और लेंडर क्या हुआ, आरबीआई और बैंक ए के अलावा एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे ट्राई पार्टी हम एजेंट कहते हैं, एक्ट एज इंटरमीडिएटरी, और ये इंटरमीडिएटरी का काम करती है दो पार्टीज के बीच में टू द रेपो टू फैसिलिटेट। अब ये जो इंटरमीडिएटरी है इसे ट्राई पार्टी एजेंट कहते हैं और ये क्या काम करती है? फैसिलिटेट सर्विस लाइक कोलेटरल का सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये सारे काम की जिम्मेदारी वो लेता है। ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम आरबीआई ने अगस्त 2017 में लाया था। अगर हम देखें भाई कि हमारा जो मार्केट में नॉर्मल रेपो है और ट्राई पार्टी रेपो है, इसमें डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, इसे ट्राई पार्टी एजेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्राई पार्टी एजेंट कहा जाता है। जॉब ऑफ द ट्राई पार्टी एजेंट इज टू एडमिनिस्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द लेंडर एंड द बारोअर। ठीक है, तो ट्राई पार्टी एजेंट का जॉब काम क्या होता है? लेंडर और बारोअर के बीच में जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है रेपो को, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, ट्राई पार्टी एजेंट जो है, जो लेंडर और बारोअर के बीच में रिलेशनशिप होती है उसको नहीं बदलता है। ठीक, सिर्फ मतलब अभी भी जो है बारोअर लेंडर ही रहते हैं, ट्राई पार्टी बीच में इन्वॉल्व होता है लेकिन रिलेशनशिप नहीं बदलती है। और इसके अलावा इस ट्रांजेक्शन का रिस्क भी जो है ये ट्राई पार्टी एजेंट अपने कंधे पर नहीं लेता है। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट जो इम्पैक्ट स्टिल फॉल इंटायरली ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टी। अगर किसी भी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट होता है, तो ज़िम्मेदारी जो है डिफ़ॉल्टिंग, मतलब भई अगर बारोअर ने पैसे नहीं दिए या लेंडर ने नहीं दिए तो वो प्रॉब्लम एक-दूसरे को ही झेलनी होगी, कोई और ज़िम्मेदार नहीं होगा। सीसीआई और एनएससी जो है, ये 2 जो है ट्राई पार्टी एजेंट हैं मौके पर, ठीक है? ट्राई पार्टी एजेंट बोला ना कि मतलब इसमें तीसरी पार्टी आ जाती है। तीसरी पार्टी के तौर पर मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सीसीआईएल, इन्हीं दोनों लोगों को अलाउ किया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें भाई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्ति नहीं, कोई कंपनी अगर ट्राई पार्टी एजेंट बनना चाहती है तो उसको क्या-क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? पहला, इसको जो है ऑथराइज़ेशन लेना होगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से ऑथराइज़ेशन लो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कुछ स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये एलिजिबल होते हैं ट्राई पार्टी एजेंट का काम करने के लिए। और इनकी मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है 25 करोड़ की होनी चाहिए एप्लीकेंट। इसके अलावा एप्लीकेंट को चाहिए कि उसे पास्ट में एक्सपीरियंस रहा हो कम से कम 5 वर्षों का फाइनेंस सेक्टर, इंडिया में चाहे अब्रॉड में, उसमें 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। फिर आता है सर हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो का एडवांटेज क्या है? एक तो ये होता है भाई कि जो कारपोरेट बॉन्ड की मार्केट है, इसमें डेप्थ और लिक्विडिटी बढ़ती है। कारपोरेट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हम उधारी के तौर पर कारपोरेट बॉन्ड भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल रख सकते हैं, तो इसलिए कारपोरेट बॉन्ड की जो मार्केट है उसमें ट्रांज़ैक्शन बढ़ती है, इससे डेप्थ और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि भई जो अ, बर्डन बर्डन ऑफ कोलेटरल मैनेजमेंट, कोलेटरल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी भी कहीं न कहीं एक पार्टी या दूसरी पार्टी के कंधों से हट जाती है, क्योंकि बायर और सेलर को, बायर सिक्योरिटी देगा और सेलर जो है वो देगा क्या नाम है, पैसे। बाकी सारी ज़िम्मेदारी ट्राई पार्टी एजेंट के कंधों पर होती है, तो इस तरीके से जो ये कोलेटरल का बर्डन होता है इनके कंधों से हट जाता है। फिर आता है सर हमारा बिल रीडिस्काउंटिंग बीआरडीएस, बिल रीडिस्काउंट स्कीम होती है। बीआरडीएस क्या होता है? देखो, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम समझने से पहले थोड़ा-सा जान लो, बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है और बिल रीडिस्काउंटिंग क्या होती है। तो बिल डिस्काउंटिंग, अ बिज़नेस सेल एन अनपेड इनवॉइस अ बिल टू देयर बैंक टू गेट द इमीडिएट कैश एंड दे मस्ट होल्ड द बिल अंटिल द ड्यू डेट। यानी बिज़नेस के पास एक बिल है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, वो ले जाकर के बैंक को देता है और बोलता है कि सर ये 1 लाख रुपए का बिल लीजिए और मुझे 90,000 रुपए दे दीजिए और 6 महीने बाद इसका पेमेंट आएगा, आप 1 लाख ले लीजिएगा। ये बिल डिस्काउंटिंग हो, ठीक है? अब ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। अब बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने 3 महीने बाद, तो ये बिल ले जाकर के बैंक ने आरबीआई को बोला कि मेरे पास ये बिल पड़े हुए हैं, आप ऐसा करो कि इस बिल के बदले में मुझे पैसे दे दो। तो अगर मान लो आरबीआई इसको 95,000 रुपए दे दिया,
अब 95,000 क्यों दे देगा? हम तो 90 दिए थे, क्योंकि हम 6 महीने वेट करने वाले हैं और आरबीआई को हो सकता है 3 ही महीने वेट करना पड़े, क्योंकि 3 महीने बीत चुका था मुझे पैसे। तो आरबीआई यहाँ 95,000 दे देता है। तो ये जो डिस्काउंट, ये बिल डिस्काउंटेड था। इस डिस्काउंटेड बिल की जब डिस्काउंटिंग होती है तो उसे ही बिल रीडिस्काउंटिंग कहते हैं। पहले से डिस्काउंटेड बिल को फिर से डिस्काउंट करना बिल रीडिस्काउंटिंग कहलाता है। PRDS is a rediscounting of trade bill which have already been purchased by bank from customer or discounted by bank from the customer। तो मतलब PRDS एक रीडिस्काउंटिंग है ट्रेड बिल का, जो पहले से ही डिस्काउंट किया जा चुका है, पहले ही परचेज किया जा चुका है बैंक के द्वारा। ठीक है, ये जो ट्रेड बिल होते हैं ये कैसे आते हैं भाई? या तो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हुई होती है, सामने निकल करके आते हैं। बैंक इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्काउंट जेन्युइन बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक जेन्युइन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको डिस्काउंट करते हैं। और ये जो है, जो ये बिल डिस्काउंटिंग है, ये लोन एंड एडवांसेस या क्रेडिट पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। लोन एंड एडवांसेस और क्रेडिट पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है आरबीआई एक स्कीम लेकर के आता है ताकि बैंकों को लिक्विडिटी मिल सके, बिल के कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। उसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम लाई जहां पर बैंकों को फंड रेज करने के लिए अलाउ किया गया कि अब बैंक इशू करेंगे डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट, DUPN। बैंक डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट इशू करेंगे, ठीक है, और उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे और इसी स्कीम को ही बिल रीडिस्काउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। PRDS की जो ट्रांजेक्शन होती है यानी उधारी जो होती है वो मिनिमम 15 दिन की होती है, मैक्सिमम जो है 90 दिन के लिए PRDS आता है। ठीक है, बैंक बारोइंग अंडर PRDS scheme issue a derivative issuance promissory note to the lender as well as certificate that bank holds eligible bill equal to the amount of the transaction in its book। मतलब जो भी बैंक उधारी लेता है BRDS स्कीम के तहत तो वो दो चीजें देगा। एक तो भाई डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट देगा लेंडर को, और साथ ही साथ इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि हाँ हमारे पास में इतने बिल मौजूद हैं। ठीक है, डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट शुड बी बैक्ड बाई अनइनकम्बरेटेड इश्योरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो हमारा ये DUPN होना चाहिए वो सपोर्टेड होना चाहिए, अनइनकम्बरेटेड, किसी तरह की कोई बाधा ना हो उस जो है इश्योरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज से। डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट की अगर हम बात करें, DUPN इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट ड्रॉन बाय द डिस्काउंटिंग बैंक अगेंस्ट द अंडरलाइंग। मतलब कहने का ये हुआ डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट क्या होता है? तो इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट होता है जो ड्रॉ किया गया है किसके द्वारा? डिस्काउंटिंग बैंक के द्वारा अंडरलाइंग बैंक बिल के अगेंस्ट में। बिल हैं कुछ, उसके अगेंस्ट में डिस्काउंटिंग बैंक द्वारा इश्योरेंस प्रोविजनिंग नोट जारी किया गया है। व्हाइल रीडिस्काउंटिंग द बिल एक्चुअल इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ बिल्स आर नॉट नेसेसरी इंस्टेड प्रोविजनिंग नोट इज डिलीवर्ड। मतलब जब भी रीडिस्काउंटिंग के लिए करवाने जाओगे तो उसके लिए ये सारे बिल लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो प्रोविजनिंग नोट DUPN बना है ये नोट लेकर चले जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब DUPN में क्या होता है, जैसे 15-20 बिल हैं उन सबको मिला करके एक DUPN बनता है, तो सारे बिल लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। सिंस दिस नोट ड्राइव द वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग बिल्स दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव इश्योरेंस प्रोविजनिंग। इसकी जो ये प्रोविजनिंग नोट है इसकी वैल्यू ये जो अंडरलाइंग बिल हैं उनसे आती है, इसीलिए इसे डेरिवेटिव कहा जाता है। समोसे और आलू वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ था डेरिवेटिव केस में। बैंक कौन-कौन से बिल डिस्काउंट कर सकते हैं, उनमें खासियत क्या होती है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज शुड हैव अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ अ बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन। हाउस बिल, बिल ऑफ फाइनेंस कंपनी आर नॉट एलिजिबल कवर्ड अंडर PRDS। तो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन के अकाउंट पर रेज होनी चाहिए। मतलब अच्छी, मतलब ये है फेक बिल नहीं होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाउस बिल और बिल ऑफ फाइनेंस बाई बिल ऑफ फाइनेंस कंपनी ये एलिजिबल नहीं होते हैं PRDS के लिए। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनइनकम्बरेटेड होना चाहिए, यानी उस पर वो उसे ऐसा नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज कहीं ले जाकर के बंधक रख दियो, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसका टेनर जो है 90 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टेनर है वो 90 डेज से अधिक का नहीं होना चाहिए। BRDS ट्रांजेक्शन जो है डिस्काउंटेड बेसिस पर होती है। PRDS जो ट्रांजेक्शन होती है वो डिस्काउंटेड बेसिस पर करी जाती है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअल अपॉन 365 डेज पर बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल अपॉन 365 डेज, 20 दिन के लिए उधारी दी थी तो 20 दिन और 365 दिन पूरे साल में मान अ, हम कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट जो है फ्रंट एंड बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और रुपये के नियरेस्ट में राउंड ऑफ किया जाता है। फ्रंट एंड पर कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ, सोचो किसी को 10,000 रुपये उधार देने हैं और हमने 6 महीने के लिए उधार देना है, 90 दिन होता है मैक्सिमम, तो 90 डेज के लिए मान लो उधार देना है हमको, तो 10,000 रुपये पर अगर 90 दिन का बिल मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट मान लीजिए 200 रुपये बनता है, तो हम क्या करेंगे
सामने वाले को सिर्फ 9800 रुपीज़ ही 9800 रुपए देते हैं, हम उसको 10,000 देते ही नहीं हैं, फ्रंट एंड पर ही हम अपना ब्याज काट लेते हैं। यही है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फ्रंट एंड बेसिस, ठीक है। लेंडर रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द बारोवर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो मैच्योरिटी होगी ट्रांजेक्शन की, तो जो भी मूलधन दिया था 10,000 रुपए वो वापस ले दिया उसने, वैसे तो मूलधन नहीं था लेकिन वापस मूलधन मिलता है। और जो ये बोलते हैं इफेक्टिव यील्ड ऑन द बिल डिस्काउंटिंग इज हायर देन द डिस्काउंटेड रेट, मतलब जो एक्चुअल जो यील्ड होगी, एक्चुअल जो हमारा रिटर्न होगा वो डिस्काउंट रेट से अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर बात हमारी पूरा ये चैप्टर कवर हो जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने जाते नहीं हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करनी है, जानना है, तो भाई फुल वाले लेक्चर देखिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग 3 या 4 पार्ट आए होंगे और उसमें लगभग 3-4 घंटे आपको लगे। हाँ, मैंने 30-35 मिनट में आपको पूरा चैप्टर जो ज़रूरी है वो सब कुछ दिया हुआ है, कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करी हुई है। होप है आपको समझ